जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। पता नहीं आने वाले महीने में क्या हाल होगा। अब तो इस ठंडे पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं होता। बस जल्दी से बर्तन धो लो और जाकर पोछा लगाकर अपना काम खत्म करूँ, सीधा कंबल में घुसूंगी। पल्लवी ठंड से कांपते हुए किचन में खड़े होकर ढेर सारे बर्तन धो रही होती है। बर्तन धोकर पल्लवी पूरे घर का पोछा लगाने लगती है कि तभी पल्लवी का 6 साल का बेटा अरुण स्कूल से घर आता है। माँ मैं आ गया, आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। पहले जाकर कपड़े बदलो, बस हॉल का पोछा लगाकर फिर देती हूँ मैं तुम्हें खाना। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। पल्लवी पोछा छोड़कर किचन में जाती है और अपने बेटे के लिए खाना निकालने लगती है तो वहीं अरुण सोफे पर बैठ जाता है। तभी पल्लवी का देवर अंकित जल्दबाजी में सामान लेने के लिए घर में आता है और गलती से पोछे की बाल्टी पर पैर मार देता है, जिससे सारा पोछे का पानी फर्श पर गिर जाता है। और जब पल्लवी हॉल में आती है, देवर जी ये क्या किया आपने? एक तो इस ठंड में पानी से काम करना वैसे ही इतना मुश्किल है, ऊपर से आपने मेरा काम बढ़ा दिया। सॉरी भाभी, मैं थोड़ी हड़बड़ी में था, गलती से गिर गया। पल्लवी फिर से हॉल को साफ करती है। पल्लवी को ठंडे पानी में पोछा लगाना पड़ता है। आखिरकार पल्लवी अपना सारा काम खत्म करके जब कमरे में आराम करने के लिए जा रही होती है तभी पल्लवी का ससुर मिथिलेश आता है। अरे बहू, जरा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय और थोड़ी सी मूंगफली भून कर ले आना। मैं छत पर हूँ, आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है पापा जी। पल्लवी रसोई में जाती है और मूंगफली भून कर छत पर ले आती है। छत पर आ रही धूप में पल्लवी थोड़ी देर खड़ी होती है कि तभी पल्लवी की सास, आज धूप तो काफी बढ़िया हो रही है, काम कर बहू, मेरा खाना यही छत पर ले आओ और हाँ थोड़ी देर में रात के खाने की तैयारी कर लेना, वो आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं। ठीक है माँ जी। घर की बड़ी बहू होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी पल्लवी पर थी। सुबह 5 बजे की उठी पल्लवी रात के 12-1 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती और जब से ये ठंड का मौसम शुरू हुआ था तब से तो पल्लवी की रेल बन गई थी। अब आई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। याद है ना कल हमें मेरी बॉस की पार्टी में जाना है। मैं नहीं जा सकती सुनील, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो लेकिन घर में रेल मेरी बनी रहती है। एक तो जब से ठंड शुरू हुई तब से और काम बढ़ गया मेरा, और अब तो हर किसी के घर में खाने की फरमाइश भी बढ़ती जा रही है। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे दुनिया की पहली औरत हो जो तुम घर संभाल रही हो। और भी तो औरतें हैं लेकिन वो शिकायत थोड़ी न करती हैं तुम्हारी तरह। पल्लवी सुनील को कुछ जवाब देती है कि तभी अरुण अपना होमवर्क लेकर पल्लवी के पास आता है। माँ मेरा होमवर्क करवा दो ना, कल टीचर चेक करेगी। मुझे बहुत थकान हो रही है और ठंड लग रही है, आप इसका होमवर्क करवा दीजिए ना। मुझे भी तो अपना ऑफिस का काम करना है, तुम खाली बैठी हो, तुम करवा दो। थके हारे शरीर के साथ पल्लवी अपने बेटे का स्कूल का सारा काम करवाती है तो वहीं अगले दिन फिर से पल्लवी ठंड में सुबह 5 बजे उठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू कपड़े धो रही है, ये ले मेरी कुछ साड़ियाँ रह गई थी, इन्हें भी धो देना। माँ जी मैं अगले हफ्ते धो दूंगी, अभी मेरे हाथ सुन्न से पड़ गए हैं ठंडे पानी में कपड़े धोते धोते। ठंड है वो तो पड़ेंगे ही, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू काम को टाल दे, काम टालने से काम बढ़ता ही है। चल अब कपड़े धो ले और उसके बाद आज आंगन की भी धुलाई कर देना, काफी टाइम हो गया है। घर के इतने काम और कल भी इस कड़कड़ाती सर्दी में, जिससे पल्लवी अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। घर के काम के साथ साथ पल्लवी पर अब बाहर के काम की जिम्मेदारी थी। पापा जी पूरा दिन घर पर रहते हैं लेकिन इनसे ये नहीं होता कि बाहर से जाकर सब्जी ही ले आए। अब इतनी ठंड में मुझे ही सब्जी लानी पड़ रही है। अरे घर का काम करूँ, रसोई संभालूं या बाहर से सामान लाऊं। ऊपर से इन लोगों की फरमाइश नहीं खत्म होती, कभी इनको साग खाना है, कभी बाजरे की रोटी, और आज तो सभी को गाजर का हलवा खाना है। पल्लवी ठंड से कांपते हुए सामान लेकर घर की तरफ लौट रही होती है कि तभी पल्लवी को रास्ते में उसकी सहेली संजना मिलती है। हाय पल्लवी, कैसी है तू? कुछ टाइम से काफी बिजी चल रही है, ना कॉल करती ना मैसेज, भूल गई क्या? नहीं यार, घर में काम ही इतने होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन तो रसोई में खड़े खड़े निकल जाता है। ऊपर से जब से ये ठंड शुरू हुई है तब से और दिमाग खराब हो गया। आखिरकार कब तक सब कुछ था। ठंडियाँ शुरू हो गई थी, इसलिए शाम होते होते अब हल्की हल्की ठंड लगने लगती थी। मालती अपने कमरे में बैठी अपनी बहन से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बातें करते मालती फोन रख देती है, फिर अपने कबर्ड से स्वेटर निकाल कर पहनती हुई मालती अपने आप से कहती है, आज तो शाम को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ कि बहू को जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती हूँ। अब मालती कुसुम के कमरे में आती है तो देखती है कि कुसुम कपड़े प्रेस कर रही थी। मालती उससे कहती है, कुसुम बहू देख रही हो शाम होते ही अब ठंड लगने लगती है। ऐसा करो कि जल्दी से खाना बना लो ताकि सभी लोग जल्दी खाना खा ले, वरना रात होते होते ठंड बढ़ जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। अब कुसुम रसोई में जाती है और सबसे पहले दाल और चावल धोने के लिए निकलती है। जैसे वो नल चालू करके हाथ लगाती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। कुसुम कांपते हुए कहती है,
हे भगवान, ठंडियाँ शुरू हुई नहीं कि टंकी का पानी ठंडा होने लगा। अब कुसुम जल्दी जल्दी चावल दाल धोकर चढ़ा देती है, फिर सब्जियां काट कर बनाती है और आटा गूंथ कर रोटियां बना लेती है। तब तक सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। कुसुम के ससुर विनीत आवाज देकर कहते हैं, अरे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ बाबूजी, बस लगा रही हूँ। अब कुसुम जल्दी से खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी कुसुम निहारिका को देखकर कहती है, क्या बात है निहारिका, तुम अच्छी तरह खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने आज बाहर गुपचुप खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख थोड़ी कम लगी है। निहारिका थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाती है। तब कुसुम का बेटा विकी कहता है, माँ, दाल चावल में पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी वाला टेस्ट नहीं आ सकता क्या? विक्की, चुपचाप खाना खा लो, वैसे भी आजकल तुम बाहर का बहुत खा रहे हो। अपनी माँ की डांट सुनकर विक्की भी खाना खाने लगता है। खाना खाते समय नितेश कहता है, वैसे कुसुम, मेरी स्वेटर निकाल देना, अब ऑफिस में भी ठंड लगने लगी है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ठीक है देवर जी, मैं निकाल दूंगी आप लोगों की स्वेटर। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कुसुम सारे बर्तन इकट्ठा करती है और रसोई में जाकर सिंक में रखती है। उसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो ठंडे पानी को छूकर कुसुम कांप जाती है और अपने आप से कहती है, बाप रे, ये पानी कितना ठंडा लग रहा है। ठंड में तो रात को काम करने का मन ही नहीं करता। फिर कुसुम सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो ड्रेस चेंज करके नाइट सूट पहनती है और जल्दी से रजाई में घुस जाती है। फिर टीवी चालू कर लेती है। तब तक नितेश भी वहां आ जाता है। नितेश कुसुम को अपने दोनों हाथ मलते हुए देखकर कहता है, क्या बात है कुसुम, लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मेरी तरह कभी आप रसोई में बर्तन धोकर देखिए, आपको पता चलेगा कितनी ठंड लगती है। ऐसा कहकर कुसुम टीवी चालू कर लेती है और देखने लगती है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद कुसुम को नींद आने लगती है। वो रजाई ओढ़कर सो जाती है। तभी विक्की भी वहां आ जाता है। कुसुम को सोता देखकर वो कहता है, माँ, आप तो सो रही है, मैंने सोचा था कि आप, मैं और पिताजी लूडो खेलेंगे। विक्की, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, अपने पिताजी के साथ खेलो, मुझे सोना है। ऐसा कहकर कुसुम रजाई ओढ़कर सो जाती है और विक्की और नितेश दोनों मिलकर मोबाइल पर लूडो गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मालती कुसुम के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, कुसुम बेटा, जरा दरवाजा तो खोल। कुसुम नींद से उठती है और टेबल पर पड़ा हुआ शॉल ओढ़ती है। फिर वो दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? कुसुम, तू तो जानती कि तेरे पिताजी को और मुझे खाना खाने के बाद रात को भूख लग जाती है। तू जल्दी से जा और हम दोनों के लिए मैगी बना दे। माँ जी, आज फिर मैगी? अरे मैगी ही तो बनानी है, कोई पुलाव बनाने को तो नहीं कहा है। आजकल की बहुएं इतने से काम के लिए भी इतने न। रसोई में बना रही थी और गुस्से में साथ में बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, एक बात भी समझ में नहीं आती है, हमेशा बस अपनी ही मनमर्जी करनी होती है। अरे फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है, जब हमारी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। आखिर पायल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल खाना बनाकर सबको परोसती है। सभी टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। चलो चलो, खाना तो खत्म होने वाला है, अब खाना खाते ही सब जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ, सोने की तैयारी शुरू करो, आज वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, बस अभी खाना खाकर ऊपर बिस्तर लगा देंगे, मैं और भाभी दोनों मिलकर। ठीक है, पहले हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। हाँ जरूर, यही काम रह गया ना मुझे तो। सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल और रिया दोनों मिलकर छत पर जाकर बिस्तर लगाने लगती हैं। दोनों बिस्तर बिछा ही रही थी, तभी वहां सामने वाली छत पर, जो उनकी दीवार से बिल्कुल दीवार सटी हुई थी, उनकी पड़ोसन बहू भी वहां पर बिस्तर बिछा रही थी। और पायल, घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सबने खाना पीना खा लिया है, अभी सबका बिस्तर लगा दूंगी, सब लेट जाएंगे, उसके बाद बस बर्तन धोने बचे हैं, जाकर वही धोऊंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड में रात को बर्तन धोना बड़ा मुसीबत होता है। इसलिए सर्दी में मैं तो पहले ही काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता, वो भी ठंडे पानी से। तभी वहाँ पर पायल और नेहा के ससुराल वाले ऊपर आ जाते हैं। अरे शीला आ गई, आज तो तू भी जल्दी छत पर आ गई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड है, मैं इसीलिए मोटी रजाई लेकर आई हूँ। हाँ, सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमने भी मोटे कंबल और रजाई निकाल ली है, अब सर्दी बढ़ेगी ही और मैंने सोचा तेरे और सरला दोनों के साथ मिलकर आज गप्पे लड़ाऊंगी, इसलिए मैं छत पर जल्दी आई।
आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत धमाकेदार खबर है। क्या कहा सच में? बता फिर तो जल्दी। अरे रुक जा, एक बार सरला को भी छत पर आने दे, वो भी बस आती ही होगी। तब तक मैं अपनी बहू से गर्मा गर्म चाय मंगवा लेती हूँ। छत पर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मजा आएगा। दरअसल ये गांव जहाँ पर हर किसी को छत पर सोने की आदत थी, पूरा गांव ही छत पर सोता था। उन सभी को छत पर खुली हवा में सोना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह सभी छत पर पहले जाकर थोड़ी बहुत देर बात करने की आदत थी और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पायल नीचे बर्तन धोने आती है तब वो गुस्से में बर्तन धो रही थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। गुस्सा आना तो लाजमी है ना। बताओ भला ऐसी छत पर कौन सोता है? अरे मैं तो घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे तो कमरे में अकेले सोने दो। ऊपर से इतनी सर्दी में छत पर सुला देते हैं। गर्मियों में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कम से कम सर्दी में तो मुझे चैन से सोने दो। तो बहू को छत पर सोना पसंद नहीं था, जो कि जरा लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो भी छत पर बिस्तर लगाने जा रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर गिर जाती है। ओए माँ, मर गई मैं तो, फूट गई। बड़ी जोर की लगी है, पैर भी मुड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरला और उसकी ननंद मोना दोनों वहां आती हैं। अरे भाभी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैं सीढ़ी पर गिर गई हूँ, बहुत जोर से चोट लगी है और मेरा पैर भी मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता अब सोने में ऊपर जा पाऊंगी। आप सब ऊपर चले जाइए, मैं रहने देती हूँ। ला दिखा, मुझे जरा सी ही तो चोट लगी है तुझे। तू भी ना बहू बहुत ही ज्यादा नाजुक कली है। चल मैं और मोना तेरी मदद करते हैं ऊपर छत तक जाने में। चिंता मत कर, हम तुझे यहाँ नीचे अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम सभी का बराबर ध्यान रखते हैं। रही बात बिस्तर लगाने की, तो वो भी आज मोना ही लगा देगी। सरला और मोना दोनों रितु को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। तब रितु मन ही मन सोचती है, चोट में भी मुझे नहीं छोड़ रही है। अरे